नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आज बंगाल में 12 घंटे का बीजेपी का बंद, शाम 6 बजे तक बीजेपी का बंगाल बंद है। छात्रों पर पुलिस एक्शन पर बीजेपी का बंद का ये ऐलान किया गया है। सड़कों पर उतरे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। तो देखिए, ये बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से हमने कल देखा कि नबन्ना सचिवालय का घेराव किया गया छात्रों के द्वारा, जिसके बाद राजनीति जो है वो भी हमने देखी कि पूरी तरह से गरमाई हुई। टीएमसी जो है वो बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आई है कि इस प्रदर्शन में छात्र कम थे और बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वो मौजूद थे। जिसके बाद अब ये देखिए, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि आज बंगाल 12 घंटे के लिए बंद रहेगा, जहां शाम 6 बजे तक बीजेपी का बंगाल बंद का ऐलान किया गया है। छात्रों पर पुलिस एक्शन पर बीजेपी का बंद का ऐलान किया गया। सड़कों पर उतरे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। तो देखिए, हुगली में रेलवे ट्रैक पर उतरे बीजेपी समर्थक। कोलकाता में बढ़ाई गई सुरक्षा, 5000 पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। तृणमूल ने बताया बीजेपी की साजिश। तो देखिए, इस प्रदर्शन के बाद जो राजनीति है पूरी तरह से गरमाती हुई नजर आ रही है। लगातार टीएमसी जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये जो प्रदर्शन जो है इसमें छात्र नहीं थे, इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे। तो राज्य में बीजेपी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नबन्ना तक छात्र समाज के मार्च में भाग लेने वालों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में आज बंगाल में 12 घंटे का बंद का आह्वान किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे राज्य में बंद रहेगा। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि हड़ताल के आह्वान ने महिला चिकित्सक से कथित दुष्कर्म और उसकी हत्या को लेकर लोगों की पीड़ा का फायदा उठाकर राज्य में अशांति फैलाने की बीजेपी की साजिश को उजागर कर दिया है। बंगाल सरकार ने राज्य की जनता से इस बंद में भाग नहीं लेने का आग्रह किया और कहा कि प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले बंद के कारण सामान्य जनजीवन जो है वो प्रभावित ना हो। और टीएमसी के द्वारा ये भी बोला गया है कि आज बंगाल बंद नहीं है, सभी को अपने दफ्तरों पर आना है। तो आज राज्य में बीजेपी ने नबन्ना तक छात्र समाज के मार्च में भाग लेने वालों पर जो पुलिस जिस तरीके से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, अब इसके विरोध में आज बंगाल में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया गया। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देते चले कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जो है सुकांत मजूमदार ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे राज्य में बंद रहेगा। इसके बाद सत्तारूढ़ जो तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि हड़ताल के आह्वान ने महिला चिकित्सक से कथित दुष्कर्म और उसकी हत्या को लेकर लोगों का जो उनकी पीड़ा है उसका फायदा उठाया है बीजेपी ने। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। महिला सीएम होते हुए बंगाल की बेटियां सुरक्षित नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ा आरोप जो है जेपी नड्डा के द्वारा ये बोला गया है। साफ साफ यहाँ पर उन्होंने एक निशाना साधा है ममता सरकार पर। उन्होंने कहा है कि महिला सीएम होते हुए भी बंगाल की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। दोषियों को बचाने का लगातार ममता सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं। जेपी नड्डा के द्वारा ये तमाम बातें कही गई। उन्होंने साफ साफ यहाँ पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में एक महिला सीएम के होते हुए भी जो बंगाल की बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। दोषियों को बचाने का लगातार ममता सरकार जो है यहाँ प्रयास कर रही है। तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी की सरकार और उनकी बर्बर पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टर, बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर हिंसा और दमनकारी चक्रों को जो तांडव देखा गया वो निंदनीय है, शर्मनाक है।
और साथ में मानवता को शर्मसार करने वाला भी है। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता के साथ यहाँ पर एक बर्बरता के साथ पूरी हदें पार की जाती हैं, मगर ममता बनर्जी जो है वो चुप है। अब जो देश की युवा शक्ति ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, तब ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री होने का एहसास हुआ और उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया है। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी बंगाल की जो बेटियां हैं सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह से यहां फेल हो गई हैं। साथ में वह मानवता को भी शर्म। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी की सरकार और उनकी बर्बर पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों, बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और दमनकारी चक्र और का जो तांडव देखा गया है वह निंदनीय तो है ही, साथ में वह मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती है, मगर ममता बनर्जी चुप है। स्त्री की अस्मिता को तार तार किया जाता है, मगर ममता बनर्जी चुप है। बेटी के माँ बाप को भटकाया जाता है और ममता जी चुप है। जब देश की युवा शक्ति ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, नबन्ना अभियान निकालकर, तब ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री होने का एहसास हुआ और उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। सरकार ने 6000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए, हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया, बंगाल के सड़कों पर देश की युवा शक्ति छात्रों पर लाठी बरसाए गए। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता बनर्जी की सरकार और उनकी बर्बर पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों, बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और दमनकारी चक्र और का जो तांडव देखा गया है वह निंदनीय तो है ही, साथ में वह मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती है, मगर ममता बनर्जी चुप है। स्त्री की अस्मिता को तार तार किया जाता है, मगर ममता बनर्जी चुप है। बेटी के माँ बाप को भटकाया जाता है और ममता जी चुप है। जब देश की युवा शक्ति ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, नबन्ना अभियान निकालकर, तब ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री होने का एहसास हुआ और उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। सरकार ने 6000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए, हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया, बंगाल के सड़कों पर देश की युवा शक्ति छात्रों पर लाठी बरसाए गए। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर तो आप जेपी नड्डा को सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ यहाँ पर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ममता सरकार जो है दोषियों को बचाते हुए नजर आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आज मंत्री परिषद की बैठक होगी, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। सुषमा स्वराज भवन में शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी। सरकार के कामकाज, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो देखिए, दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली में मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सुषमा स्वराज भवन में शाम 4:30 बजे ये बैठक होने वाली है, जहां सरकार के कामकाज, आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सीएम बनने के बाद आज पहली बार मंत्री परिषद की बैठक होने जा रही है। इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग तो होती रही है, लेकिन मंत्री परिषद की बैठक पहली बार होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में शाम 4:30 बजे होगी, जहां बैठक में सरकार के कामकाज और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर हाल में हुई 2 घटनाओं के बाद अब पीएम मोदी इसकी समीक्षा करेंगे और स्थिति का जायजा भी लेंगे। ये बड़ा अपडेट आप तक साझा करें कि आज दिल्ली में मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है और ये बैठक जो है सुषमा स्वराज भवन में होने वाली है और शाम
4 बजे ये बैठक होगी, जिसमें बैठक में कामकाज आगे की जो भी रणनीति है उस पर चर्चा की जाएगी। तो झारखंड के कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन के जेएमएम पर छोड़ने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इनसे पहले भी कई आए और कई गए, लेकिन इससे पार्टी मजबूत हुई है। फिलहाल पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी इंडी गठबंधन के साथ फिर सरकार बनाएगी। तो यहाँ झारखंड कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब अपनी प्रतिक्रिया यहां सामने दिया है और प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इनसे पहले भी कई आए और गए, लेकिन इससे पार्टी मजबूत हुई है। फिलहाल पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो देखिए, पहले भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जो चंपई सोरेन है वो कह रहे थे कि अभी फिलहाल हम कोई पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद उनका बयान सामने आता है, ये खबरें आती हैं कि वो अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जिसके बाद अब देखिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रतिक्रिया जो है वो सामने दिया है और उन्होंने देते हुए कहा है कि इनसे पहले भी कई आए हैं और कई गए हैं, लेकिन इससे पार्टी जो है वो मजबूत हुई है, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। नहीं किया गया है और आज आपके सामने है कि सरकार चला रही है। तो आदरणीय चंपई सोरेन जी जिस तरीके से गए हैं, ये तमाम जनता को पता है कि उनको क्या किया गया, कितना सम्मान दिया गया। प्रारंभ से लेके अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में, झारखंड सरकार में सम्मान ही सम्मान मिला है, किसी तरह का कोई अपमान नहीं किया गया है। और आज आपके सामने है कि सरकार चला रही है। पिछले 4 सालों से, 4.5 सालों से सरकार में है। ये देन है आदरणीय गुरुजी का, आदरणीय हेमंत सोरेन का संघर्ष और गुरुजी का आशीर्वाद। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई किसी तरह का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गुरुजी का आशीर्वाद है। इसलिए आप देखेंगे इंडिया गठबंधन की सरकार पुनः बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सफाया यहाँ से होना तय है। धन्यवाद। तो आदरणीय चंपई सोरेन जी जिस तरीके से गए हैं, ये तमाम जनता को पता है कि उनको क्या किया गया, कितना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने मंगलवार को राजभवन में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा ने इस दौरान ईश्वर के नाम पर शपथ ली। अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने शपथ प्रक्रिया को पूर्ण कराई है। शपथ के बाद राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुष्प गुच्छ से उबोवेजा का अभिवादन किया। इस अवसर पर राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से ये खबर सामने आ रही है, जहां इंदर सिंह ने प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ ली है। राज्यपाल रमेन डेका ने शपथ दिलवाई है और ये भी आपको जानकारी देते चले कि राजभवन में ये शपथ ग्रहण जो है ये समारोह आयोजित हुआ था, जहां सीएम साय ने पुष्पगुच्छ से उनका अभिवादन किया है। उबोवेजा जी को मुख्य लोकायुक्त बनने के लिए मैं अपनी ओर से शुभकामना और बधाई देता हूं। और जैसे पहले भी वो सरकार से जुड़ के न्यायालय में भी बेहतर प्रदर्शन काम कर चुके हैं, तो हम सब अपनी शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में अपने दायित्व को बेहतर निर्वहन करेंगे। लोक आयोग कानून के हिसाब से जो मुझे अधिकार दिए गए उनका 100% इस्तेमाल होगा और प्रावधान कैसा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। जब ज्वाइन कर लूँगा, अभी ज्वाइन कर ही लिया है समझिए,
अब वहाँ जाके मैं देखूंगा, अगर कोई पेंडिंग होंगे तो मैं निपटाऊंगा, जल्दी निपटाऊंगा। देखिए, ये काम जो है वो अपना जो लोक आयोग कानून के हिसाब से रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो हिज एक्सीलेंसी है। एक्शन जो है जो भी होने हैं वहाँ से हो रही है। एक्शन उनका काम नहीं है, लोक आयोग के प्रमुख लोग, उनका काम है इंक्वायरी करना, और अगर होल्ड करते हैं वो तो वो रिपोर्ट करेंगे। वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, एक्शन अथॉरिटी। तो चलिए अब बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़े सालों से हो रहे उन हिंदुओं की जिन्हें सेकुलरिज्म के नाम पर दूसरे देशों में दूसरे धर्मों का दर्द तो महसूस होता है, लेकिन वामपंथ के नशे में चूर इन्हें अपने ही देश में सालों से प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं की पीड़ा दिखाई नहीं देती। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं के इसी वैचारिक बिखराव का कारण है कि देश में जहां भी मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है वहां से हिंदू भगाए जा रहे हैं। केरल, कश्मीर और बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश के बरेली में अब हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, जहां इलाके में मुसलमानों के आतंक से परेशान होकर हिंदुओं ने अपने अपने घरों के बाहर पलायन का पोस्टर लगाकर सामूहिक पलायन की घोषणा कर दी है। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में मुसलमान ईद पर रोड पर बकरा काटते हैं, सड़क पर खिचड़ा बनाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। होली पर अगर उन पर जरा सा भी रंग पड़ जाता है तो हंगामा खड़ा कर देते हैं, जिसके बारे में इलाके के हिंदू अनेकों बार पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। लेकिन बरेली के हिंदुओं का धैर्य तब जवाब दे गया जब उनके पड़ोस में किसी मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू से घर खरीदा, जिसके बाद अब लोग इसका विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सामूहिक पलायन की घोषणा कर दी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब हिंदुस्तान का बहुसंख्यक हिंदू अपने ही देश में पलायन का जो दंश है वो झेलता रहेगा। दूसरे देशों के दूसरे धर्मों के बारे में चिंतित रहने वाला वामपंथी वर्ग आखिर आज हिंदुओं पर क्यों चुप्पी साधे हुए है? आखिर कब तक वैचारिक बिखराव हिंदुओं को तोड़ता रहेगा? रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग तेज होती नजर आ रही है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन हमला शुरू कर दिया है। इससे पहले यूक्रेन की सेना की ओर से भी रूस पर ड्रोन हमला किया गया था। रूस के सरोतोव में एक इमारत से ड्रोन टकराया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह हमला रूस पर यूक्रेन का 9/11 जैसा हमला है। उधर अब कीव में भी कई धमाके सुने गए। ऐसा माना जा रहा है कि अब ये जंग बड़ा रूप ले सकती है। हाल में ही पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पर थे और उन्होंने अपनी ओर से शांति का संदेश भी दिया था। हालांकि जेलेंस्की ने मोदी की सराहना भी की थी और शांति बनी रहेगी का हवाला भी दिया। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि रूस पर ड्रोन के हमले के पीछे क्या कोई वैश्विक षड्यंत्र है? क्या ये सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? जानने के लिए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष ने हाल के दिनों में एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है। दोनों देशों के बीच हमले और पलटवार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे संघर्ष एक और बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। ये तनाव उस समय और बढ़ गया जब यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमला किया, जिसकी तुलना दुनिया ने 9/11 के आतंकवादी हमलों से की। इसके जवाब में रूस भी कहां शांत बैठने वाला था। रूस की ओर से आक्रामकता से जवाबी कार्रवाई की गई। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले शुरू कर दिए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी थी। मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान शांति और समझौते की अपील की और सभी पक्षों को संयम बरतने का आग्रह किया। लेकिन ये भी देखा गया कि उनकी यात्रा के तुरंत बाद रूस और यूक्रेन के बीच हमलों की घटनाएं और अधिक तेजी से बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के नेताओं के साथ मुलाकात में संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर जोर दिया, लेकिन उनके लौटते ही रूस ने अपनी सैन्य कार्रवाई को और कठोर बना दिया।
हालांकि जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि मोदी के शांति संदेश को वह अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। रूस पर हुए ड्रोन हमले की तुलना 9/11 से करने के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या ये कोई वैश्विक षड्यंत्र है। क्या रूस के खिलाफ इस हमले के पीछे कोई गहरी और संगठित योजना है जिसे अभी तक दुनिया की नजरों से छुपाया गया है? क्या ये संभव है कि रूस पर हो रहे इन हमलों के पीछे कोई गहरी साजिश हो? क्या ये सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।